नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसी एजेंसी की बात करेंगे जिसका नाम आपने एक नहीं बल्कि कई बार सुना होगा और जिसने देश के सबसे बड़े और ताकतवर लोगों की नींद उड़ा रखी है। ये एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जिसकी पावर पर आज दुनिया की सबसे बड़ी संस्था FATF ने मोहर लगाई है, लेकिन जिसके नाम पर देश की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा विवाद है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को खतरे में डालने वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे निपटने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है। FATF ने जिस एजेंसी की तारीफ की है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED। अब सुनिए, ED ने हाल ही में हजारों करोड़ रुपए अपराधियों से वापस लेकर पीड़ितों को दिलाए हैं। FATF ने इसे ग्लोबल मॉडल कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ED के अधिकारी बिना किसी को बताए आपके घर या दफ्तर पर छापा मार सकते हैं? क्या उनके एक समन या समन से आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, देश के PM या प्रेसिडेंट को ED समन या अरेस्ट कर सकती है? आज हम ED की पावर, उसके कानून और आपके संवैधानिक अधिकारों, इन सब चीजों पर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ED की पावर का ये सच जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने इस एजेंसी को अचानक से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। FATF, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखी है, उसने भारत की एसेट रिकवरी की तारीफ की है। उन्होंने अपनी 340 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि ED ने क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स और पॉन्जी स्कीम्स में भी तेज कार्यवाही की है। ये एक बड़ा सम्मान है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये तेज कार्यवाही सिर्फ अपराधियों पर होती है या इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है? यही वो सवाल है जो देश में लगातार उठता रहता है। ED ने भगौड़ों की प्रॉपर्टी जब्त करने में बेस्ट प्रैक्टिस सेट की है। ED की कहानी को समझने के लिए पहले इसकी बुनियाद समझनी होगी। ED वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। इसका मतलब ये सीधे तौर पर देश के पैसे से जुड़े मामलों को देखती है। इसके पास दो मुख्य कानूनी हथियार हैं। पहला है FEMA, जो एक सिविल लॉ है, और दूसरा है PMLA, जो कि क्रिमिनल लॉ है। PMLA ही ED का ब्रह्मास्त्र है। यानी देखिए, ED का फोकस सिर्फ अपराध पर नहीं बल्कि अपराध की कमाई यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर होता है। अगर आपने घोटाला किया है और उस पैसे से कहीं जमीन खरीद ली है तो ED आपकी उस जमीन को जब्त यानी कि कॉन्फिस्केट कर सकती है। ये वो एजेंसी है जो मनी ट्रायल को फॉलो करती है। सोचिए, अगर आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ तो क्या आप अपनी संपत्ति को छुपा पाएंगे? PMLA कहता है लगभग नामुमकिन है ये चीज। ED का वर्किंग स्टाइल भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ED अपनी जांच शुरू करने के लिए पुलिस की FIR को आधार बनाती है, लेकिन ED अपनी खुद की एक ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाती है। सबसे बड़ा राज यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ED को ये ECIR की कॉपी आरोपी को देना अनिवार्य नहीं होता है। अब इसका यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ED आपके खिलाफ कौन कौन से सबूत जुटा रही है। अगर ED को लगा कि आपकी प्रॉपर्टी अपराध के पैसों से बनी हुई है तो वे उसे प्रोविजनल अटैच यानी कि अस्थल रूप से जब्त कर लेंगे। यह अटैचमेंट 6 महीने यानी कि 180 दिन तक वैलिड रहता है। सोचिए, 6 महीने तक आपकी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपके होते हुए भी आपकी नहीं रहती, और अगर ये साबित हो गया तो संपत्ति हमेशा के लिए जब्त यानी कि कॉन्फिस्केटेड हो जाएगी। अब जो मेन बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ED की पावर का सबसे डरावना और सबसे जरूरी हिस्सा है। ED की शक्तियां PMLA के तहत उन्हें एक सुपर एजेंसी बना देती हैं। ये वो अधिकार हैं जो उन्हें बाकी एजेंसी से अलग करते हैं। सबसे पहला फैक्ट सुनिए,
क्या ईडी के अधिकारी आधी रात को भी बिना किसी न्यायिक वारंट यानी कि जुडिशियल वारंट के सीधा आपके घर या दफ्तर में घुस सकते हैं? जवाब है हाँ। पीएमएलए के तहत ईडी के अधिकारियों को रीजन टू बिलीव होने पर किसी भी जगह की तलाशी यानी कि सर्च लेने और संपत्ति जब्त यानी कि सीज करने का अधिकार होता है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सीधे तौर पर आपकी प्राइवेसी और संपत्ति के अधिकार पर सवाल उठाता है। ये पहला शॉकर है। अब आते हैं दूसरे और सबसे विवादग्रस्त यानी कि कंट्रोवर्शियल अधिकार पर, सेक्शन 50 की शक्ति। अगर आपको ईडी का समन या समन्स आते हैं तो पूछताछ में दिया गया आपका हर शब्द, आपका हर बयान कोर्ट के सामने सबूत यानी कि एडमिसिबल एविडेंस बन जाता है। पुलिस के सामने दिया गया बयान कभी भी सबूत नहीं माना जाता, लेकिन वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी के सामने वाला बयान बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ईडी पुलिस नहीं है। इसका मतलब है अगर आपने पूछताछ में डर के मारे या कंफ्यूजन में कुछ भी गलत कह दिया या कुछ भी कह दिया तो वो सीधे तौर पर आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है और आपके गर्दन की तलवार बन सकता है। तीसरा फैक्ट, गिरफ्तारी की शक्ति और जमानत की कठोर शर्तें। एक बार अगर ईडी ने गिरफ्तार आपको कर लिया तो जेल से बाहर जाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। पीएमएलए में जमानत यानी कि बेल के लिए कोर्ट को 2 शर्तें माननी पड़ती हैं, जिन्हें हम ट्विन कंडीशंस कहते हैं। आपको कोर्ट को पहले ये समझाना है कि आप निर्दोष हैं। ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। साधारण कानून में सरकार को आपका दोष सिद्ध करना होता है, लेकिन पीएमएलए में आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। ईडी की इन शक्तियों को हमेशा चुनौती दी गई है कि ये हमारी मौलिक अधिकारों यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ है, खास तौर पर गिरफ्तार की कठोर शर्तें। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यह कहा था कि ईडी की लगभग सभी शक्तियां संवैधानिक हैं। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक देश विरोधी अपराध है और इससे निपटने के लिए ईडी को ये असाधारण शक्तियां देना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के कारण यानी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो हैं वो बताना काफी है। ECIR देना जरूरी नहीं होता है। इस फैसले के बाद ईडी की पावर पर सवाल उठना लगभग बंद हो गया, क्योंकि अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का कवच है। और अब वो सवाल जिसके लिए हर दर्शक इंतजार कर रहा है, अगर पीएम या प्रेसिडेंट पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगे तो क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? इसका जवाब है राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 यानी कि आर्टिकल 361 के तहत मिली हुई पूरी छूट यानी कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। संविधान कहता है कि उनके खिलाफ उनके कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती। यही उनका अभेद्य संवैधानिक कवच है। लेकिन प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए स्थिति थोड़ी सी अलग है। संविधान पीएम को प्रेसिडेंट या गवर्नर जैसी कोई विशेष छूट नहीं देता है। कानूनी रूप से पीएम एक साधारण नागरिक की तरह है। इसका मतलब है टेक्निकली ईडी उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्यवाही कर सकती है। हालांकि पद की गरिमा के कारण ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, लेकिन कानून उन्हें कोई छूट नहीं देती। तो दोस्तों, हमने देखा कि ईडी एक शक्तिशाली, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित यानी कि इंटरनेशनली प्रेज्ड एजेंसी है। FATF की तारीफ ये बताती है कि देश में आर्थिक अपराधों से पैसा वापस लाने का हमारा जो सिस्टम है वो काफी बेहतर है। लेकिन इतनी बड़ी पावर हमेशा एक तलवार की तरह होती है। यह अपराधियों पर भी गिरती है और कई बार विवादों में भी आ जाती है। आपको क्या लगता है, इतनी कठोर शक्तियां देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यक हैं या इन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए और
पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।